आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने प्रोग्राम को एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि जब प्रोग्रामर्स काम करते हैं तो एक अकेला प्रोग्रामर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जिसमें एक प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अकेला एक प्रोग्राम पर काम करेगा। ऐसा बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं, अपने अपने लॉजिक जनरेट करते हैं और सबको साथ में मिलकर उन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और एक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना होता है। वहाँ हमें अपने कोड को, अपने लॉजिक को एक्सप्रेस करना पड़ता है। और आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं एज अ प्रोग्रामर, ताकि हम अपने कोड को, अपने लॉजिक को, आइडिया को लोगों के सामने बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकें। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 3 मेजर टॉपिक्स और चौथा पॉइंट जो है वो रहेगा एग्जाम्पल। हम एक प्रॉब्लम को, एक नहीं हम 2-3 प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इन 3 टूल्स को मैं इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से सीख कर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तक इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So the first one is pseudocode, the second is algorithm, and the third one is flowchart. Let's start with the first one. So the first one is pseudocode. Pseudocode is basically expressing your program in any informal language. अब informal का language का मतलब ये है कि आप अपनी किसी भी भाषा में, यहाँ तक कि हिंदी भाषा में भी, I'm not talking about only English, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट या पैराग्राफ पे या कैसे भी एक पेपर पर अपने सल्यूशन को लिखते हैं, दैट इज नोन एज pseudocode. Pseudocode simplifies the program and makes it more readable for humans. The third point is उसमें आप वेरिएबल्स के नाम, आइडेंटिफायर्स के नाम को क्लियरली मेंशन कर सकते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा रीडेबल बन जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज, क्योंकि हम स्यूडो कोड में एक क्लियर स्टार्टिंग और क्लियर एंडिंग को प्रॉपरली डिपिक्ट करते हैं, जिस वजह से इस पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया है, विच इज क्लियर बिगनिंग एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट आई एम मेंशनिंग इट, यूज ऑफ कन्वीनियंट लैंग्वेज। स्यूडो कोड जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम का लिखते हैं तो हम अपनी कोई भी कन्वीनियंट भाषा जिसमें हम बहुत सुविधाजनक महसूस करते हैं, हम उस लैंग्वेज में स्यूडो कोड को आराम से अपने स्यूडो कोड के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को बहुत कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्यूडो कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन इम्प्लीमेंट इट एंड यू कैन राइट योर सोल्यूशन। द सेकेंड पॉइंट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और स्यूडो कोड में ज़्यादा फर्क नहीं होता। एल्गोरिथम और स्यूडो कोड में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क होता है। वो ये फर्क होता है कि एल्गोरिथम इज एक्सप्रेसिंग योर प्रोग्राम इन सीक्वेंशियल स्टेप्स। सीक्वेंशियल स्टेप्स का यहाँ मेरा मतलब है कि आप यहाँ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज या अपनी सुविधाजनक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। आपको बहुत प्रिसाइज होना होगा एंड यू नीड टू बी मोर टेक्निकल। दैट्स वाई द पॉइंट, इट हैज़ अ मोर टेक्निकल अप्रोच। यहाँ हम कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे इफ, एल्स, वाइल, गो टू स्टेटमेंट, इन जैसे टेक्निकल शब्दों का, टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क एंड गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट। एक एल्गोरिदम सीक्वेंशियल स्टेप्स का एक कलेक्शन होता है और एंड में we want the desired output. The fourth point is not so clear beginning and end of the program. And the fifth point again, it's more technical. मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा how to implement an algorithm for certain problems. The third we have a flow chart. Flow chart इन तीनों पॉइंट्स में सबसे ईजी होता है और देखने में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इंक्लूड्स विजुअल एलिमेंट्स सच एज डायमंड, ओवल। अब यहाँ मैंने सिर्फ 2 शेप्स का नाम इंक्लूड किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई भी शेप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज एवरी शेप
signifies some special meaning, depicts the flow of program as well. देखिए स्यूडो कोड में और एल्गोरिदम में हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम को ग्राफिकली विजुअली डिपिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ सेट ऑफ वर्ड्स, बट इन केस ऑफ फ्लो चार्ट हम प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली विजुअली डिपिक्ट कर सकते हैं, जिससे इसे समझना उन दोनों के मुकाबले, स्यूडो कोड और एल्गोरिदम के मुकाबले बहुत ईजी हो जाता है. इट हैज़ अ क्लियर एंडिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम and it's easy to understand because of the visual elements. यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं pseudo code for adding two numbers, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जैसे कि दो नंबर को ऐड करने वाली प्रॉब्लम, इसका आप pseudo कोड कैसे लिख सकते हैं. आप इस बेसिक सी प्रॉब्लम से समझकर बड़ी प्रॉब्लम्स का भी pseudo कोड इसे देखकर इससे समझकर लिख पाएंगे. ऑलराइट, आई एम स्टार्टिंग. तो जैसा कि मैंने बताया आपको, स्यूडो कोड में बिगिन और एंड हम मेंशन कर सकते हैं. सो आई बिगिन विद बिगिन. अब दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आप सोच सकते हैं हमें क्या चाहिए. हमें सबसे पहले दो नंबर चाहिए, लेकिन उन दो नंबर्स को हमें मेमोरी में सेव भी करना होगा. तो उन दो नंबर्स के लिए हम दो वेरिएबल के नाम मेंशन करेंगे, जैसे कि n1, n2. अब हमें दो नंबर तो मिल गए, लेकिन हम जब इसमें ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए जहां उसका आंसर सम स्टोर होगा. तो हम उस वेरिएबल का नाम लेते हैं सम. अब या तो हम इस लाइन को यहीं ख़त्म कर सकते हैं, या फिर क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम यहाँ इसका टाइप भी ऐड कर देते हैं कि ये है इंटीजर टाइप के. राइट, गोइंग डाउन. अब हमने स्यूडो कोड बिगिन कर दिया है, प्रोग्राम बिगिन कर दिया है, हमने मेमोरी एड्रेसेस ले लिए हैं. अब वक्त है पहला मैसेज प्रिंट करने का. सो आउटपुट एंटर नंबर 1. देन इसे हम रीड करेंगे और n1 में स्टोर करेंगे. देन अगेन आउटपुट एंटर नंबर 2. इसे हम n2 में सेव करेंगे. अब हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं. अब हम सिंपली सम करेंगे, जैसा कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी करते हैं, n1 प्लस n2, और इन दोनों का सम सेव होगा सम में. और लास्ट में हम आउटपुट करेंगे अपना सम. एंड लास्टली एंड. जैसा कि आप देख सकते हैं, स्यूडो कोड लिखना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. स्यूडो कोड सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है. आप जो भी सोल्यूशन सोच रहे हैं उसे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दीजिए एंड दैट इज योर स्यूडो कोड. स्यूडो कोड में इतने रूल्स नहीं होते. राइट, नाउ अब हम स्यूडो कोड लिखते हैं फॉर even or odd number. We are identifying it. So again हम यहाँ शुरू करेंगे begin. अब यहाँ क्योंकि हमें सिर्फ एक ही नंबर की ज़रूरत है तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं वेरिएबल लूँगा n. अगेन ये एक इंटीजर टाइप का है. मैं अगेन आउटपुट दूंगा. एंटर अ नंबर. उसे स्कैन करूंगा और अपने वेरिएबल में सेव करूंगा. अब आप जानते हैं कि इवन या ऑड डिटेक्ट करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक होता है. देखिए, कोई भी नंबर, क्योंकि हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, तो हम
2 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर इवन है, अदरवाइज इट इज एन ऑड नंबर। हमें सिंपली लिखना है। अब हम लिखेंगे कैसे? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कि अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है तो इवन, नहीं तो अदरवाइज ऑड। तो अगर को इंग्लिश में हम कहते हैं इफ, सो वी विल राइट इफ n% 2 0 होता है, या आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, देन आउटपुट इवन। अदरवाइज, या अगर छोटी प्रिसाइज टर्म ले तो एल्स, आउटपुट ऑड, एंड एंड योर प्रोग्राम। यहाँ मैंने एल्गोरिदम पहले ही लिख लिया फॉर एडिंग 2 नंबर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्यूडो कोड से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर एल्गोरिदम है, एंड एल्गोरिदम इज अ कलेक्शन ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, देन इन द सेकेंड स्टेप, दूसरे स्टेप में हमने वेरिएबल्स अपने डिफाइन कर लिए हैं, थर्ड स्टेप में वी आर प्रॉम्प्टिंग द यूज़र टू एंटर नंबर 1, फोर्थ स्टेप में हमने उसे ए में सेव कर लिया, फिफ्थ स्टेप अगेन वी आर प्रॉम्प्टिंग द यूज़र टू एंटर नंबर 2, छठे स्टेप में हमने उसे बी में सेव कर लिया है, सातवां स्टेप इज रेफर्ड टू द प्रोसेसिंग। यहाँ पर a प्लस बी को ऐड करके सम में स्टोर किया जा रहा है। 8th step is just to print that sum, and 9th is stop. If you don't want to include start and stop, it does not matter. Let's go to problem 2nd. Algorithm for even and odd number for identifying them. Again, I'm not using start and stop in this, so we are just declaring a variable int a, then we are prompting the user to enter the number. उसके बाद तीसरे स्टेप पे हम उसे ए में सेव कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप में हमने सेम स्यूडो कोड वाला ही लॉजिक अप्लाई किया है कि अगर n से डिवाइड करने पर n को किसी 2 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 है देन इट इज एन इवन नंबर, एल्स वो ऑड नंबर है। लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल कि अगर आप अपना फ्यूचर कंप्यूटर साइंस में देखते हैं, यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल, यू वांट टू बी अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट इन दोनों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा सीरियसली। स्यूडो कोड अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर, बट एल्गोरिदम, आप जितनी भी बड़ी बड़ी एल्गोरिदम्स देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा लीनियर सर्च, आपने सुना होगा बाइनरी सर्च, देयर आर टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, वो जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं वो एल्गोरिदम्स हैं, वो फ्लो चार्ट नहीं है, वो स्यूडो कोड नहीं है, दोज आर एल्गोरिदम्स। सो इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल देन यू नीड टू स्टडी एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स वेरी सीरियसली, क्योंकि हो सकता है एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको भी एक एल्गोरिदम डिजाइन करनी पड़ जाए, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ऑलराइट, अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट की बात करेंगे जो है फ्लो चार्ट। प्रैक्टिकली फ्लो चार्ट को यहाँ इम्प्लीमेंट करना बताया गया है। हम उन्हीं 2 प्रीवियस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लो चार्ट फॉर एडिंग 2 नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्लो चार्ट में हर शेप, हर स्पेसिफिक शेप कोई स्पेसिफिक मीनिंग अपने साथ लेकर आता है। सो द फर्स्ट और लास्ट मतलब स्टार्ट और स्टॉप हमेशा ओवल से सिग्निफाई किए जाते हैं। डोंट वरी, मैंने इसमें सारे शेप्स को कवर नहीं किया है। आप सारी शेप्स को डीप में जानना समझना चाहते हैं, यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ दीज, आप wickramatech.co लिंक पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज नहीं, 1-2 दिन बाद मैं एक डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट बनाऊंगा, वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हैं ईच एंड एवरी शेप, और फ्लो चार्ट बनाने में एक्सपर्ट बन सकते हैं।
आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। स्टार्ट स्टॉप ओवल शेप से सिग्निफाई किए जाते हैं इन फ्लो चार्ट। नाउ आप देखेंगे स्टार्ट के बाद देयर इज इनपुट N1 N2, बिल्कुल सेम स्यूडो कोड और एल्गोरिथम की तरह ही है, बिल्कुल सेम। हमने यहाँ 2 नंबर इनपुट लिए हैं। इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हमेशा पैरेललोग्राम शेप यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप फ्लो लाइंस देख रहे हैं। यहाँ पर फ्लो लाइंस यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है फ्लो चार्ट में, क्योंकि यहाँ हम प्रोग्राम का फ्लो भी सिग्निफाई कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। हमेशा प्रोसेसिंग दिखाने के लिए, किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग दिखाने के लिए हमेशा एक रेक्टेंगल का यूज़ किया जाता है। सो सम इक्वल्स n+1 and 2, then again parallelogram for printing the sum, and then stop the program. Let's go to problem 2, which is flowchart for identifying even or odd number. अब ये आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है, सिर्फ इसमें एक शेप और ऐड हुआ है, इसको आप काइट कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट और स्टॉप, अगेन वही। तो शुरू होता है ये स्टार्ट से, फ्लो लाइन आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इनपुट लेता है n के बाद फिर ये कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट, मैं आपको आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल आप इफ और लूप ये याद करके चल सकते हैं कि इफ और लूप को हमेशा इस तरीके के शेप में दिखाया जाता है। मतलब कि जहां हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरफ जाना है, वहां पे इस शेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर मैंने वो कंडीशन लिखी है जो ये बताती है कि वो इवन है या ऑड है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप नीचे देख सकते हैं पैरेललोग्राम अगेन फॉर आउटपुटिंग, कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुई है तो आप देख सकते हैं T, इफ इट्स ट्रू देन प्रिंट इवन, और अगर फॉल्स है तो प्रिंट ऑड। और दोनों में से कोई एक ही चलेगा, या तो ट्रू चलेगा या हमेशा फॉल्स चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो अगर ट्रू चलता है तो भी वो आउटपुट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा, एंड इफ इट इज फॉल्स अगेन ऑड प्रिंट करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर गेन हुई होगी इस वीडियो के थ्रू। If you like the channel, if you like the content of the channel, do like and subscribe, and stay tuned for more knowledgeable videos.